हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज की जीके जीएस की क्लास में क्या पढ़ने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स, जिसका सभी को वेट रहता है। एक्चुअली में 2 से 3 क्लासेस पहले अपन ले चुके हैं इन दिनों में, तो स्टूडेंट को लगता है कि मैम प्लीज इकोनॉमिक्स को और ज्यादा बढ़ाइए। वही आज इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मैं आपको आई हूँ। इकोनॉमिक्स के लिए मांग और पूर्ति सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि जहां पर जो लोग मांग करते हैं, माना कि आप स्पेन की जितनी डिमांड करते हैं और बाजार में इसकी जितनी पूर्ति है, दोनों आपस में जहां बराबर होते हैं, वहीं पर अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण होता है। फिर आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उस टाइम अंग्रेजों का जमाना था, इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनाया गया था। फिर इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। फिर आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक है जो सभी बैंकों का, वाणिज्यिक बैंकों का बैंक कहलाता है, सरकार का बैंकर कहलाता है। देन सरकार का बैंकर होने के साथ साथ ये जो है नोट भी छापता है। फिर वाणिज्य रिवर्स रेपो रेट, आय की असमानता, भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाला है। चलो बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूं, और वो क्या है, चलो इस पे बात करते हैं। और वो क्या है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था। पहले जब 1935 में स्थापना की गई तो सरकार के हाथ में नहीं था, तो सरकार के हाथ में लाने के लिए 1949 में जो है एस्टैब्लिश किया गया कि सरकार के हाथ में राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए, तो 1949। फिर साख सृजन की प्रक्रिया किसे कौन करता है। साख सृजन की प्रक्रिया वैसे वाणिज्यिक बैंक करते हैं, बट हेल्प किसको मिलती है, हेल्प उससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार को भी मिलती है। कि अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में लोगों के पास ऋण नहीं है, लोगों के पास मुद्रा ज्यादा है, मुद्रा कम है, या लोनिंग ज्यादा करानी है कम करानी है, इन सब चीजों के बारे में क्या बताया जाता है, कौन बताता है, वाणिज्यिक बैंक एंड केंद्रीय बैंक। वैश्विक मंदी का प्रभाव सबसे पहले किस क्षेत्र पर पड़ता है। वैश्विक मंदी का प्रभाव वैसे आयात निर्यात पर दोनों पे पड़ता है, पर सबसे ज्यादा जो है पड़ा था वो निर्यातों पर पड़ा था। फिर आता है बैंक दर किसके द्वारा की जाती है। अब देखिए बैंक दर क्या होती है। बैंक दर का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं किसी से लोन लेने जाती हूँ तो वो लोन मुझे फ्री में नहीं देगा, वह मुझसे इंटरेस्ट लेगा। तो अगर जनरल पब्लिक जो इंटरेस्ट लेती है उसे ब्याज दर कहा जाता है, या वाणिज्यिक बैंक भी हमसे लेते हैं तो उसे ब्याज दर कहा जाता है। बट अगर मैं नहीं, वाणिज्यिक बैंक अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं तो वो भी इंटरेस्ट रेट लेंगे। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को, दैट्स कॉल्ड बैंक दर। तो आरबीआई डिसाइड करता है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है। कि सापेक्ष निर्धनता का मतलब वैसे तो होता है कि जैसे एक तरफ अमीर है दूसरी तरफ गरीब है, तो अमीर और गरीब यानी कुल मिला के जो है अन्य लोगों की तुलना में अगर अपन गरीब हैं तो दैट्स कॉल्ड सापेक्ष निर्धनता। भारत में कैशलेस इकोनॉमी की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। कैशलेस इकोनॉमी मतलब कुल मिला के ऑनलाइन पेमेंट करना और ये सब करना, तो ये इकोनॉमी जो है 2016 से मानी जाती है, 2016 से। रोजगार वृद्धि के बिना वृद्धि को क्या कहा जाता है। रोजगार नहीं बढ़ रहा है फिर भी हम कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, जॉबलेस वृद्धि, यानी जॉब नहीं मिल रहा फिर भी आप कह रहे हो कि यह वृद्धि है। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषता क्या होती है। कि प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं अगर पढ़ा रही हूं, मेरा जैसा का जैसा भी लोग, बहुत सारे लोग अगर पढ़ा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होंगे तो ही उनमें कंपटीशन होगा, बाकी उनमें कंपटीशन नहीं होगा। तो कंपटीशन के लिए एक जैसे लोग, एक जैसी प्रोडक्ट, एक जैसी क्वालिटी होनी चाहिए और बहुत सारे लोग होने चाहिए बेचने वाले। मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक द्वारा। सकल राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है। ग्रोस नेशनल इनकम, जीडीपी। अब देखिए सकल राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय वर्ड आता है तो इसका मतलब हो गया कि घरेलू में, अगर सकल घरेलू आय है मतलब हम अपने घर का ही इंक्लूड कर रहे हैं, विदेशों का लेन देन उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर सकल राष्ट्रीय आय है इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो है विदेशों से प्राप्त इनकम भी इंक्लूड कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सकल राष्ट्रीय आय। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, सभी जानते हैं। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र सब है, बट सबसे ज्यादा डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था कृषि पे है। रुपए की विनिमय दर किसके द्वारा प्रभावित होती है। कि रुपए की मांग कितनी है और रुपए की पूर्ति कितनी है, उसी के द्वारा विनिमय दर निर्धारित होती है। अर्ध नकद योजना का
मतलब किसका उदाहरण क्या है? अर्ध नकद योजना, क्वैशी क्वेंट स्कीम का उदाहरण क्या है? खाद्य कूपन योजना से रिलेटेड है अर्ध कूपन योजना, अर्ध नकद योजना। बीमा पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण का कार्य क्या है? ये होता है एनपीएस को नियंत्रित करना। ये होता है बीमा पेंशन निधि नियामक योजना। जीएसटी किस प्रकार का कर है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 2015 के बाद लाया गया था। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है अप्रत्यक्ष कर है, जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसको वह नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर ने होलसेलर पे, होलसेलर रिटेलर पे, रिटेलर पे, हम सब पे लगाया कंज्यूमर पे, तो अप्रत्यक्ष कर है कि जिस पे लगाया जाता है उस पर ही लग के दूसरे लोगों पे लगता है, दैट्स कॉल्ड अप्रत्यक्ष कर। फिर आता है कि अगर मान लीजिए मूल्य सूचकांक किसका मापक है? मूल्य सूचकांक महंगाई का मापक है। मूल्य सूचकांक किसका मापक है? महंगाई है, दैट्स कॉल्ड महंगाई का मापक मूल्य सूचकांक है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती है? प्राथमिक मतलब क्या हो गया? कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। भारत में बेरोजगारी का सबसे आम प्रकार कौन सा है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज्यादा है भारत में। इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी विकास का मतलब है सभी वर्गों का विकास होना, दैट्स कॉल्ड समावेशी विकास। स्थिर मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या होता है? स्थिर मुद्रा नीति यानी मुद्रास्फीति अगर आ गई है तो उसको कंट्रोल करना है, तो दैट्स कॉल्ड स्थिर मुद्रा नीति। अब मुद्रास्फीति का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमतें अगर बहुत अधिक बढ़ गई है तो उसको कंट्रोल करना है, दैट्स कॉल्ड स्थिर मुद्रास्फीति। एफडीआई और एफआईआई में मुख्य अंतर क्या है? एफडीआई में स्वामित्व शामिल होता है, जबकि एफआईआई में शामिल नहीं होता। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन की कंपनियां आएगी और डायरेक्ट रूप से भारत में इन्वेस्ट करेगी। 1991 से 100% जो है छूट दे दी गई है, फॉरेन की कंपनी यहां आए और अपने स्टोर्स खोले या बड़ी बड़ी जो कंपनीज खोले। और एफआईआई का मतलब हो गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें जो है स्वामित्व नहीं होगा। ठीक है। फिर आता है कि धन का समय मूल्य किस सिद्धांत से संबंधित है? धन का समय मूल्य, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, भविष्य के धन का वर्तमान मूल्य कम होता है। भविष्य में जो पैसा है उसका अगर वर्तमान में पैसा कम हो जाता है, मूल्य कम हो जाता है, वैल्यूएशन कम हो जाती है। भले आप सोचते कि भविष्य में मेरे पास इतना करोड़ पूंजी है, बट इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा पैसा, बट उसकी वर्तमान में वैल्यू कम हो गई है, तो वह धन का समय मूल्य कहलाता है। भारत में सार्वजनिक ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है सरकार को मिलने वाले लोन, वो भारत का सार्वजनिक ऋण कहलाता है। अब भारत को सार्वजनिक ऋण सबसे बाह्य ऋण भी लेती है, विश्व बैंक से भी लेती है और आईएमएफ से भी लेती है, पर सबसे ज्यादा आंतरिक ऋण होता है, बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा लिया जाता है। मुद्रास्फीति कर का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति के कारण जनता की क्रय शक्ति में गिरावट होती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि एक चीज पहले अगर 100 रुपए मिल रही थी, अब अगर 150 रुपए मिलती है, तो जो व्यक्ति 100 रुपए में खरीद सक रहा था, अब उसको 150 रुपए देने पड़ते हैं। 50 रुपए जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, वो अब 50 रुपए से दूसरी चीजें ले सकता था, अब वो नहीं ले सकता। दैट्स ऑल क्रय शक्ति में गिरावट, और उसको कहा जाता है कर, मुद्रास्फीति कर। बजट डेफिसिट में कौन सा व्यय और आय शामिल है? यानी बजट डेफिसिट, जिसे अपन बजट घाटा कहते हैं, कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां अगर लेस कर दो, कुल व्यय जो हो रहा है भारत सरकार में, इंडियन गवर्नमेंट में, भारत अर्थव्यवस्था में जितना कुल व्यय है उसमें से कुल आय निकाल दो, जिसमें से उधार कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो वह घाटा बजट कहलाता है। कुज़नेट्स वक्र किससे संबंधित है? आय, असमानता और विकास से। कि आय की असमानता मतलब एक तरफ बहुत अमीर व्यक्ति है, दूसरी तरफ बहुत ही गरीब व्यक्ति है, तो उसमें असमानता हो और विकास कैसे किया जाए, उसके लिए जो बताने वाला वक्र है, दैट्स कॉल्ड कुज़नेट्स वक्र। आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्य उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में जो वैश्विक स्थिति है उसमें शॉर्ट रन लोन देना, अल्पकाल के लिए लोन देना, जिससे कि स्थिरता बनाई जा सके, गरीब देशों का विकास किया जा सके। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना का उदाहरण क्या है? अटल पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा योजना मतलब अटल पेंशन योजना। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? खुले बाजार की क्रियाएं, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार मिलकर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जनता को
कुछ प्रतिभूतियां बेचती है, कुछ प्रतिभूतियां खरीदती है। दैट्स कॉल्ड खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन एंड मार्केट। इसमें क्या होता है कि अगर मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें, अगर मैं, आप जनता हो और मैं रिजर्व बैंक हूँ, मैं आपको अगर कोई चीजें देती हूँ तो इसका मतलब मैं आपसे पैसा लूंगी। जब मैं आपसे पैसा लूंगी तो ऐसे हजारों पब्लिक है जिनसे मैं पैसा लूंगी। जब मैं पैसा लूंगी तो ऐसी कंडीशन में पैसा लेने पर क्या हो जाएगा, पैसा लेने पर आपके पास मुद्रा की कमी हो जाएगी, और जब मुद्रा की कमी हो जाएगी तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है स्वर्ण भंडार, भारत में कहां रखा जाता है? स्वर्ण भंडार, गोल्ड रिजर्व, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा जाता है। अगर स्वर्ण भंडार है तो ही एक फिक्स स्वर्ण भंडार होता है, टोटल 200 करोड़ रुपए, जिसमें स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूतियां होती है। गवर्नमेंट के पास, सॉरी, आरबीआई के पास होना चाहिए, तभी वह नोट छाप सकता है, बाकी वह नोट नहीं छाप सकता। भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन किस योजना के अंतर्गत बढ़ा? हरित क्रांति, जो कि 1966-67 में लाई गई थी खाद्य के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जिसमें कृषकों को कम लोन, इंटरेस्ट पे लोन देना, ट्रेनिंग देना, एचवाईवी सीड देना, देन फव्वारा सिंचाई योजना, ट्रैक्टर, इन सब का विकास किया गया, जिससे कृषि का विकास हुआ। भारत सरकार की सबसे बड़ी पूंजीगत व्यय क्या है? भारत सरकार सबसे ज्यादा रक्षा पर खर्च करती है, क्योंकि हमें दूसरे देशों से रक्षा करनी पड़ती है, इसलिए रक्षा पर खर्च होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? लघु और सूक्ष्म, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो भी छोटे उद्योग हैं उनको ऋण देना होता है, छोटे उद्योगों को ऋण देना होता है। ट्विन डेफिसिट किसे कहा जाता है? राजकोषीय घाटा प्लस चालू खाता घाटा। राजकोषीय घाटा प्लस चालू घाटा दोनों अगर एक साथ है, दैट्स कॉल्ड ट्विन डेफिसिट। भारत की पहली सेज कहां बनी थी? गुजरात कांडला में। गुजरात कांडला में। बेस ईयर बदलने में जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीडीपी के आंकड़े और अधिक अच्छे हो जाते हैं। बेस ईयर मान लीजिए पहले 2001 था, फिर 2011 हुआ, 2021 बन नहीं सका। रीजन, उस टाइम जनगणना नहीं हो पा रही थी क्योंकि कोरोना का टाइम था, इसीलिए ऐसे बेस ईयर अगर चेंज करेंगे तो आंकड़े ज्यादा अच्छे आएंगे। भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे मिलता है? भारत में सबसे अधिक राजस्व, सबसे ज्यादा इनकम जीएसटी से मिलती है, अप्रत्यक्ष कर। नीति आयोग का सीईओ कौन नियुक्त करता है? नीति आयोग का सीईओ, जो कि हेड होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। हेड कौन है? प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष, और वही नियुक्त करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का अंतर क्या है? अब देखिए, रेपो रेट का मतलब होता है आरबीआई के द्वारा जिस इंटरेस्ट रेट पे व्यापारिक बैंक को लोन दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि व्यापारिक बैंक द्वारा आरबीआई को जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अब ये अल्पकाल की समस्या से निपटने के लिए ही दिया जाता है। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से खाते शामिल होते हैं? चालू खाता और पूंजी खाता दोनों ही शामिल होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, भुगतान संतुलन में चालू खाता पूंजी खाता दोनों शामिल होता है। बिना योजना के निवेश से क्या प्रभाव पड़ता है? बिना योजना के निवेश से पूंजी की बर्बादी होती है, पूंजी खराब हो जाती है। तो पता ही है कि आप योजना नहीं बनाएंगे, इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो खराब होगा। भारत में आय समानता का मुख्य कारण हम शिक्षा की असमानता को मानता है, शिक्षा कम है। पीएसयू को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है। जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहले जो है गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट ने अगर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया है, दैट्स कॉल्ड पीएसयू, जो कि वापस से अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो वह कहलाएगा पीएसयू। फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा संचालित की जाती है? भारतीय सरकार के द्वारा। फिस्कल पॉलिसी ऋण कितना है, देन व्यय कितना है, आय कितनी आ रही है, दैट्स कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति, सरकार की जो राजस्व की नीति होती है, राजस्व नीति, फिस्कल नीति कहलाती है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? पारंपरिक अर्थव्यवस्था जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे आधारित व्यवस्था थी। सकल पूंजी निर्माण किसे दर्शाता है? देश में निवेश के स्तर को सकल पूंजी निर्माण कहा जाता है कि पूंजी निर्माण का स्तर कितना है, दैट्स कॉल्ड सकल पूंजी निर्माण कहलाएगा। संसाधनों का अल्पतम उपयोग किसे दर्शाता है? थोड़ा उपयोग अगर हो रहा है, हमारे पास साधन ज्यादा हम कम उपयोग कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम इतने एफिशिएंट नहीं, हमारे दक्षता की कमी है, एफिशिएंसी की कमी है। उदय योजना किससे संबंधित है? बिजली वितरण कंपनियों की मदद से। उदय योजना मतलब बिजली जो वितरण किया जा रहा है वो कंपनियां हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। मूल्य निर्धारण का कानून किसे कहा जाता है? वैसे मूल्य निर्धारण मतलब मैंने पहले भी बताया था, स्टार्ट करी थी जब, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर पेन की मांग और पेन की पूर्ति जहां बराबर होती है वहीं पर पेन की कीमत का निर्धारण होता है। अगर ये 200 रुपए का है तो मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में इसकी मांग कितनी, इसकी पूर्ति कितनी है, जहां दोनों बराबर होगी वहीं पर पेन की कीमत का निर्धारण होगा। IRDAI का मतलब होता है कि हम लोग इंश्योरेंस को कितना नियामक कर पा रहे हैं, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, इंश्योरेंस की देखरेख के लिए उसके कागजात कैसे हैं, सही है या नहीं है, इंश्योरेंस की सही आ रही है या नहीं आ रहा है, कोई गलतबाजी तो नहीं कर रहा है,
ये सब देखने के लिए IRDAI गिफ्ट किया जाता है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स में हमने आज पूरा इकोनॉमिक्स जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, थोड़ा सा हमने माइक्रो भी लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि कैसी लगी है क्लास, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।